नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुस्लिम प्रेम बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने पिछले 4 दशक में पहली बार 4 एमएलसी बनाए हैं, जिसमें 2 शिया समुदाय और 2 सुन्नी समुदाय से आते हैं। विधान परिषद में पहली बार 4 मुसलमान पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे तारिक मंसूर को बीजेपी ने एमएलसी पद पर मनोनीत करवाया है। इससे पहले बीजेपी के 3 एमएलसी मुस्लिम रही हैं। हालांकि 100 सदस्य विधान परिषद में बीजेपी के 75 से भी अधिक एमएलसी हैं, जिनमें से पूर्व मंत्री और हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा, वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, समाजवादी पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए बुक्कल नवाब और अब तारिक मंसूर को भी बीजेपी ने एमएलसी का ताज पहना दिया है। इसके साथ ही ये संख्या 4 तक अब पहुंच गई है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में पसमानदा समाज और मुस्लिम सूफी समाज का वोट हासिल करके बीजेपी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारने की कोशिश में जुटी है। जब दानिश आजाद अंसारी को पार्टी ने मोहसिन रजा की जगह मंत्री बनाया, उसके बाद से ही पसमानदा समाज को बीजेपी अपने करीब लाने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन का भी आयोजन करवाया, जिसमें कई पसमानदा समुदाय के नेता बीजेपी में शामिल भी हुए। पसमानदा सम्मेलन के बाद बीजेपी ने सूफी सम्मेलनों का भी आयोजन कराया। बहरहाल 4 विधान परिषद सदस्य मुस्लिमों का होना बीजेपी के लिए बड़ी बात है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम समुदाय कितना फायदा पहुंचाएगा। तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार है जब 4 मुस्लिम सदस्य पार्टी का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे हमारी चर्चा की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता अवनीश त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश त्यागी जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता तारिक खान हमारे साथ हैं। तारिक खान जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हैं। रजा रिजवी जी, आपका स्वागत है। साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से उपाध्यक्ष हैं अशफाक हुसैन। अशफाक हुसैन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले अशफाक हुसैन साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। 4 सदस्य ऐसे हैं एमएलसी जो आपका प्रतिनिधित्व विधान परिषद में अब करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि सर बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और आगे का रूट मैप आप क्या तैयार कर रहे हैं? हुसैन साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है हुसैन साहब तक आवाज अभी नहीं जा पा रही है। हम अवनीश त्यागी के साथ शुरुआत करते हैं। अवनीश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, मुझे आवाज मिल रही है। अवनीश त्यागी जी, आपने मेरा सवाल सुना? वही सवाल मेरा आपसे है। जी, मैंने सवाल सुना है। और सवाल का जवाब क्या है, मतलब ये जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सभी का प्रयास, देश बनाने के लिए, समाज को सुगठित करने के लिए, व्यवस्थाओं को परिपूर्ण रखने के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास होना भी बहुत जरूरी। इसी नियत से, इसी नीति पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का काम किया। मुस्लिम समुदाय भी इसमें अछूता नहीं। अभी तक जो विपक्षी दल, खासतौर से मैं कहूंगा कि जो प्रतिनिधित्व करते रहे, जो मुस्लिम की राजनीति करने के लिए दल मशहूर हैं, वो वोट बैंक की केवल राजनीति करते रहे। उनके जरूरतों का, उनकी दिक्कतों का समाधान करने की कोशिश कभी नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, 14 से केंद्र में और 17 से उत्तर प्रदेश में, तब से एक व्यवस्था बनी है और सभी वर्गों के लिए एक समान भाव से जो काम करने का अभियान शुरू हुआ है, उससे एक माहौल बनना शुरू हुआ है। माहौल बना है तो सभी का प्रेम और प्यार और आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 14 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात कहूंगा, जो राजनीति करने वाले परिवारवादी दल थे, क्षेत्रीय दल थे और जो तथाकथित राष्ट्रीय दल होते थे, वो अब समाप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है। और आप ये देखिए कि जो जन कल्याणकारी योजनाओं का बिना भेदभाव के जिस तरह से लाभ भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला है, इतना शायद ही कभी मिला हो। और सबसे प्रमुख फिर मैं एक बात कहूंगा, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो सबको संरक्षण देने की बात है, वो अभूतपूर्व है। योगी राज में जो कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, उससे सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब दंगे नहीं हो रहे हैं, अब मारामारी नहीं हो रही है, माफिया गर्दी खत्म हो गई है, दबंगई खत्म हो गई है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, हर वर्ग को मिल रहा है, निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। और उसका प्यार लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये पूरा भरोसा है। और क्योंकि जो दल मुस्लिमों की राजनीति करने का नाम लेते थे और फायदा कुछ खास लोगों को मिलता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सभी वर्गों का सम्मान हो रहा है। पिछड़े मुस्लिम और सिया समुदाय जो वंचित रह जाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी यथा योग्य सम्मान दे रही है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है, जिसकी सराहना विपक्ष को भी करनी चाहिए, जनता तो कर ही रही। तारिक खान साहब, निशाना लगता है अवनीश त्यागी जी का आप ही के ऊपर है। आप लोग कहते रहे कि ये मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, ये मुसलमानों का ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखिए 4 प्रतिनिधि हो गए हैं विधान परिषद में बीजेपी के मुसलमान, और अलग अलग समाज के सम्मेलन भी बीजेपी कर रही है, पसमानदा समाज सम्मेलन, सूफी समाज सम्मेलन। तारिक खान साहब, ये इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता दें या आप भी दीजिए या पत्रकार महोदय बैठे हैं वो दें कि कैसे एमएलसी बनाने से पूरे मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसे एमएलसी जो बना वो ठीक है, आपने मुसलमान बना दिया, मगर अगर मुसलमानों की बात करनी है तो सबसे पहले उनके लिए स्कीम आपको बनानी पड़ेगी। उनके लिए जमीनी धरातल पर आकर उनके लिए सोचना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी एजुकेशन की स्थिति क्या है, इसको समझना पड़ेगा। 3 एमएलसी बनाने से ये बात क्लियर हो जाएगी, सब खत्म हो गया, मुसलमानों का उद्धार कर दिया। यही उद्धार करते हैं। मैं बताता हूं क्या उद्धार किया है। मदरसे में कुछ टीचर्स रखे गए हैं टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, 5 साल से तनख्वाह नहीं दी इनको। क्यों? क्योंकि उनमें आपको लगता है मुसलमान है, नहीं, उनमें सभी जाति के लोग हैं जो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए। ये बताइए ये एमएलसी वाला क्या है? एमएलसी से क्या होता है? आप एमएलसी 250 बना दो, एमएलसी 250 बना दो, उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी? अल्पसंख्यक विभाग का जो बजट था वो 2016 में 3200 करोड़ था उत्तर प्रदेश का, 1400 और 1700 करोड़ इस बार का बजट है। क्यों पैसा कम किया गया? नितिन गडकरी का पैसा कम कर दिया जाएगा मंत्रालय का, तो रोड विभाग अच्छा काम करेगा, रोड विभाग घटिया काम करेगा। कौन सी रॉकेट साइंस है इनके पास जो रॉकेट साइंस लगाते हैं मोदी और योगी? उस रॉकेट साइंस के जरिए किसी भी डिपार्टमेंट का बजट घटा के उनका उद्धार किया जाता है। धन्य है ऐसे लोग, मैं तो नमन करता हूं, झुक के प्रणाम करता हूं कि बजट घटा दिया और उद्धार कर दिया। अब मुसलमानों की बात करते, पसमंदा मुसलमान की, डिवाइड एंड रूल। पसमंदा क्या होता है? मुसलमान का बेसिक फंडामेंटल है कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द ह्यूमन बीइंग। इंसान से इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं, कोई पसमंदा मुसलमान नहीं। सबसे पहले ओवरऑल मुसलमानों की बात होनी चाहिए। सारा मुसलमान की बैकवर्डनेस जो है वो एजुकेशन में है, एजुकेशनली वो बैकवर्ड है। कब आप टेबल पे बैठे आपके मंत्री और बात किया कि व्हाट करंट सिचुएशन माइनॉरिटीज की, इकोनॉमिक और एजुकेशन क्या है? अभी नाटक करेंगे, चले जाएंगे समाजवादी रेजिम में। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि बगैर समाजवादी पार्टी के रेजिम की बात करें, बगैर भूतकाल में जाए हुए, जो रिवर्स गियर लग जाता है 17 में ये था, 17 में कुछ भी रहा हो। मैंडेट आपका है, मैंडेट आपको दिया गया है सरकार चलाने के लिए, हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा। आप जवाब दीजिए अभी की बात कि आप पसमंदा मुसलमान सम्मेलन करेंगे, ये सम्मेलन करेंगे, वो सम्मेलन करिए, करिए सम्मेलन करिए वोट बटोरने के लिए, लेकिन कब आपके मंत्री बैठे टेबल पे और ये फॉर्मुलेशन हुआ कि माइनॉरिटी एनालिसिस हुआ कि माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है? आपने भेज के और मदरसों का सर्वे करा दिया कि 2, 4, 10, 50 मदरसे बंद हो जाए और जो सरकारी एड मिल रहा है वो भी बंद हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे उदाहरण भी देता हूं मैं, अभी एक कमेटी बनी निकाय चुनाव पे,
और कमेटी ने रिपोर्ट दी सरकार को, सरकार ने रिकमेंडेशन मान के, वो सरकार के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन रिपोर्ट से इजाजत ली और निकाय चुनाव के लिए जो प्राविधान था, संशोधन था, जो अधिनियम था 1956 निकाय का और 1994 उसमें अमेंडमेंट कर दिया, बनाइए कमेटी। अब चले जाएंगे 17 में, तुम अरे हमने जो किया आप तो उसके बाल जर्रा बराबर ना कर पाओ, लेकिन करिए, उठाइए, स्टेप उठाइए, कदम आगे बढ़िए। लेकिन तारिक जी, आप जो कह रहे हैं ना कि सबको साथ लेकर विकास कैसे कर रहे हैं, तो ये योजनाओं का जिक्र तो अभी त्यागी जी कर रहे थे, कह रहे कि योजनाओं का फायदा हिंदू और मुसलमान या सिख और ईसाई देखकर थोड़ी ना होता है। तो पसमानदा मुसलमानों की बात की तो अलग से पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ लेके आएंगे क्या? चलिए त्यागी जी, एक बहुत जल्दी से छोटा सा एक जवाब दीजिए, उसके बाद में रजा रिजवी जी आपके पास देखिए, ये तारिक साहब, ये आपकी बौखलाहट बोल रही है, ये आपकी बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में और रामपुर में जिस तरह से मुस्लिम वर्ग ने भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी पर, ये बता रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की वोटवादी नीतियों और उनकी जो दबंगई की नीतियों थी, उनकी जो मुसलमानों को पिछड़ा बनाए रखने की नीति थी, उससे मुस्लिम उकता गया है। मुस्लिम को चाहिए अब बढ़िया सड़कें, बढ़िया बिजली व्यवस्था, बढ़िया तमाम स्थिति सब वो मिली है, तो उनका मुस्लिम का मिजाज बदला है, मुस्लिम का मन बदला है, मुस्लिम का भरोसा समाजवादी पार्टी पे अब नहीं उतना रह गया जितना वो हक जताते थे। और मुसलमानों की जो पिछड़ेपन के लिए दोषी समाजवादी पार्टी थी, वो और कोई नहीं थी। समाजवादी पार्टी अब उसकी सजा भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम का प्यार मिल रहा है। और आप जहां तक पसमानदा की बात कह रहे हैं, पसमानदा का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिए तारिक जी, बहुत जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं रजा रिजवी के पास जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, उस मूल मंत्र पर काम हो रहा है। देखिए, आप पूछेंगे सेब और ये बताएंगे भिंडी। मैंने पूछा था कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं भाजपा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है मुसलमानों के लिए, या आपका पसमंदा बनाए हुए हैं जिनको, उनके लिए 2 वर्ड में आप बताते कि हम ये ABCD करने जा रहे हैं। अब कहां पहुंच गए? रामपुर पहुंच गए। इसीलिए कह रहा हूं कि ये कभी जवाब नहीं देंगे, कभी भी जवाब देंगे तारिक साहब। आप सरकार की जिम्मेदारी है जवाब देना। चलिए ठीक है, मैं कमेंट पहले रिजवी साहब से ले लूं, फिर मैं आप दोनों के पास अब आ रहा हूं। इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। यही तो पूछ रहा हूं कि आप क्या काम करने वाले हैं मुसलमानों के लिए। काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था दी है, उनको जीने का अर्थ दिया है। जो दबंगों से तंग आ रहे थे उनसे मुक्ति दिलाई है। बढ़िया बिजली मिल रही है, सड़कें मिल रही हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसे सब मुसलमानों को बिना भेदभाव के मिल रहा है, और उन मुसलमानों को मिला है जो पिछड़ा है, गरीब है, कमजोर तबके क्या कर रहे हैं, उसको वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगले सवाल में आपसे मदरसे की बात भी मैं कहूंगा कि मदरसों को बेहतर बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी और चलिए रिजवी साहब, ठीक है, चलिए मैं आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। रजा रिजवी जी, सर कैसे देख रहे हैं ये जो आपने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुन लिया, आगे का रोड मैप आपको कुछ नजर आ रहा है बीजेपी का? इसके पीछे कोई मंशा आपको नजर आ रही है, या आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जिस पर डिबेट है मैं उसी पर आधारित रहूंगा, उससे इतर नहीं जाऊंगा। आपकी डिबेट यह है कि 40 दशक से 4 MLC बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़ा। 2000 में संघ समर्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन होता है दिल्ली के अंदर, जिसमें पूरे देश के मुसलमानों को इकट्ठा करके उनके तरक्की और बहबूदी के लिए बात की जाती है। आप समझिए, RSS से समर्थित जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये वेंट के तरीके से मुसलमानों के अंदर काम कर रहा है, और ये भी बहुत सी पार्टियों को पता है कि नहीं पता है। और उसका नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमान अब स्वयं जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा वो अलग है भारतीय जनता पार्टी का, जो मुसलमानों के बीच में काम करता है, लेकिन जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो मुसलमानों के अंदर वेन के तरीके से काम करता है, जो वो सामने नहीं आता, लेकिन वो अंदर अंदर काम मुसलमानों में करता रहता है, राष्ट्रवादी विचारधारा बताने के लिए कि साहब ये देश तुम्हारा है, कट्टरवाद का छोड़ो, एक बनो, नेक बनो, तरक्की, तालीम, तहजीब, ये वो बताता रहता है। और धीमे धीमे जो है वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वयं जुड़ना शुरू हुआ है।
ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती ला रहा है कि तुम आ जाओ। उसने देखा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में तो साफ साफ कहा, और विधानसभा में जो चीज कही जाती है पराग जी वो नोट रहती है, 100 साल के बाद आप उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब जिनकी आबादी 20% है, जिनको योजनाओं में 20% लाभ मिलना चाहिए, हमने उनको कम से कम 30 से 35% लाभ दिया है, जो भी सरकारी योजना है। तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड में है, कोई देख सकता है। तो मुसलमान ये महसूस करने लगा कहीं ना कहीं हमें जो है, जो हमसे वोट भी नहीं मांगता, जो हमसे कहता भी नहीं है, लेकिन जब सरकार आती है तो वो हमारी तरफ जो है वो देखता है और हमें योजनाओं में फायदा देता है। दूसरी बात, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने समझा है कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें मुसलमानों को छोड़ना नहीं है। ये भी इस देश के लोग हैं, इनको भी हमें साथ में लेके चलना है। और जो अभी एमएलसी जिनको बनाया है, तारिक साहब को, तारिक मंसूरी को, ये भी पसमंदा समाज से आते हैं। तो 2 पसमंदा समाज से आ गए। पसमंदा समाज कहते हैं जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत उठ नहीं पाए हैं, जिनकी तालीम बहुत कमजोर रही है, जो प्रोफेशनली बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, उनको उठाने की कोशिश किया जाए। पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर शिया जमात ही उसमें रहती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने, ऊपर के बैठे लोगों ने सोचा कि इनको भी जोड़ा जाए। तो अगर भारत, अब देखिए वाइस चांसलर बने हैं तारिक मंसूरी, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और अगर पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम वर्ग में आएंगे तो जाहिर सी बात है अपनी बात कहेंगे, मुसलमानों के लिए बात कहेंगे, अपनी तबके के बहबूदी तरक्की के लिए बात करेंगे, और उसका कहीं ना कहीं असर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मुसलमान आ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, और हर जात को अगर भारतीय जनता पार्टी लेके चलेगी तभी देश की तरक्की हो सकती है। जैसा हमारे त्यागी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, अगर इस अमल पर रहती है भारतीय जनता पार्टी और सच्ची तरीके से रहती है तो नो डाउट ये देश एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ने के कगार पर है। रिजवी साहब, लेकिन तारिक खान साहब ये पूछ रहे हैं कि आप पसमानदा मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं दबे कुचले जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग से क्या सरकार ने किया है? देखिए, तारिक साहब की मैं बात सुन रहा था, उसमें एक मदरसे की बात उन्होंने कही है कि साहब मदरसे में जांच कराई गई और जांच कराने के बाद ये किया गया। बहुत सी चीजें जो सरकारें आती थी, उन सरकारों ने मुसलमानों को कहा कि साहब आइए मदरसा खोल लीजिए। उन्होंने मदरसा खोला, मदरसे में सरकार ने मदद करना शुरू की, स्टाइपेंड देना शुरू किया, खोलने के लिए कंप्यूटर के लिए पैसा देना शुरू किया, टीचर को अच्छा पैसा देना शुरू किया। तो उसमें हुआ ये कि लोगों ने देखा कि साहब इसमें फायदा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा नाम भर लिया, और अपना मदरसा जो है रजिस्टर्ड भी नहीं कराया कि भाई उसको रजिस्टर्ड करा देते, वो रजिस्टर्ड हो जाता। बिना रजिस्टर हुए मदरसे चल रहे थे। तो ऐसे मदरसे जिनमें ना पढ़ाई हो रही है, एक कमरे के अंदर मदरसा चल रहा है, लड़के जो है इनरोलमेंट 40 लड़कों का है, पढ़ रहे हैं 10 लड़के, तो जाहिर सी बात है हमें लगता है, हम तो भाई सरकार के आदमी नहीं, हम तो जर्नलिस्ट, हमें लगता है कि सरकार ने सोचा कि भाई मदरसे को ठीक से कर दिया जाए और पता चल जाए कि कौन से ऐसे मदरसे। अब देखिए बहुत से आजमगढ़ में बड़े बड़े मदरसे सब चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मदरसे ऐसे थे कि जो मदरसे थे नाम के मदरसे थे, तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई। और ऐसे ही आप देखिए जो हमारा ये जो गोश्त काटने का लाइसेंस होता है, इससे पहले कहा भाई बस काटते रहो। अरे भाई उसका लाइसेंस था, लाइसेंस ले लो, मीट काटो, मीट काटने का नियम है, एसी डाल लो, पर्दा डाल लो, डॉक्टर से तय करा लो कि भाई बीमार तो नहीं है, लेकिन ऐसा बस शुरू हो गया। तो हर चीज एक कायदे कानून से अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तारिक जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता तारिक जी बोलिए। तारिक जी, अब आपने अपने समय में इतना डेवलपमेंट किया नहीं, अब बीजेपी ने डेवलपमेंट किया तो आप सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो योजनाओं की बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। ये जो योजनाओं की बात करते हैं, तो क्या किसी तरीके से योजनाओं में ऐसा किया जा सकता है कि किसी को वो योजना स्पेशली बेनिफिट कर दी जाए और किसी को कम बेनिफिट कर दी जाए? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप गैस सिलेंडर के दाम कम करते हैं तो वो सबके लिए होंगे, तो वो जो चीज आप आम जनमानस के लिए कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप पसमंदा मुसलमान का सम्मेलन करते हैं, बुलाते हैं, तो ये पूछा जाएगा कि उन मुसलमानों के लिए, वैसे तो ओवरऑल मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलमान बैकवर्ड है, कि उनके लिए आपकी क्या स्कीम है, आप क्या करना चाहते हैं, ये एक बात जरूर
बता दे। अब हमने क्या किया, अगर इस पे मैं हो जाऊंगा तो 3 घंटा लगेगा। हमने क्या किया इसकी बात नहीं है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि मैंने कहा आपने टीचरों को, जो एक टीचर है नहीं तारिक जी, देखिए आप अगर सवाल उठा रहे हैं तो इस पर भी बात होगी ना कि आपने अपने समय में क्या किया। और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप अलग मत करिए और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप अलग से क्या कर रहे हैं, तो ये तो फिर दो बातें हो गई ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं ना। तो वही तो बीजेपी कह रही है, वही तो त्यागी जी कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने काफी पहले से कर दी है। तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को आप जालीदार टोपी के नाम से बुलाता है उप मुख्यमंत्री, तो ये उनका सम्मान कर रहा है कि जो जालीदार टोपी पहनते हैं। तो मरियागंज में एक विधायक कहते हैं कि जो मुसलमानों को वोट दे वो हिंदू नहीं है, अगर मुसलमान को वोट दे दे, ये आप उनका सम्मान कर रहे हैं। त्यागी जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर बहुत जल्दी से, चूंकि अब समय भी कम बचा है। पराग जी, मैं ये बताऊंगा कि ये तारिक साहब जिस तरह की राजनीति करते रहे, जिस तरह की समाजवादी पार्टी राजनीति करती रहे कि मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर, भाजपा का खौफ दिखाकर और उनको डराकर अपना वोट बैंक बनाने की रणनीति में लगी रही और वोट बनाती रही, वो धंधा चौपट हो गया है। मुसलमान अब समझ गया है, जो मुसलमान था वो जान गया है कि कौन उन्हें डरा रहा था, कौन उन्हें बहका रहा था और उनकी वोटें बटोर रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास जो कर रही है वो वैसे ही नहीं कर रही। और मैं आपकी बात का उसका भी जवाब दूंगा। पसमानदा समाज के सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनकी समस्याएं जानी जा रही हैं, उसका उपचार करा जा रहा है, उसका निदान किया जा रहा है। बुनकरों के लिए, सैफई व समाज के लिए, सैफी समाज के लिए, हर वर्ग के लिए उनकी जरूरतों की पूर्ति करने की सरकार योजना बनाई नहीं रही, उन पर अमल कर रही है। बिजली बेहतर की है, सड़कें बेहतर की है। और आप जो कह रहे हो कि योजनाओं का लाभ देने की बात, पहले जो समाजवादी पार्टी के शासन में जो बंदरबाट होती थी, जिस तरह से थाने और नियुक्तियां और जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ में बंदरबाट होती थी, अब वो बिल्कुल बंद हो गई है। ठीक है, जरूरतमंद के पास योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और लाभ का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें वजह से मिल रहा है कि जनता संतुष्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता मेहरबान है, हर वर्ग की जनता मेहरबान। तारिक जी, अब त्यागी जी की बातों का मतलब मुझे समझ आता है, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल आपको अपने समीकरण टूटने का डर है। आप लगातार मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति करते रहे, दिया आपने कुछ नहीं, हम बिना वोट मांगे उनके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए साथ जुड़ रहे हैं हमारे। नहीं, वो कर दे, ले जाए वोट, जो करेगा उसको वोट मिलेगा। वही तो कह रहे हैं ना त्यागी जी, आपको इसी बात का तो डर है कि आपका समीकरण टूट रहा है। हमें देखिए, कोई वोट जो है वो किसी का वोट बैंक नहीं रह गया, ये बात आप समझ लीजिए। हम ज्यादातर मुख्यमंत्री के गढ़ में हरा आते हैं, गोरखपुर हरा आते हैं इनको उपचुनाव, सभा में हारे नहीं हारे, तो गढ़ खत्म हो गया, आपका गढ़ खत्म हो गया मुख्यमंत्री। वही तो संदेश वो दे रहे हैं ना रामपुर और आजमगढ़ का, कि अब वोट किसी का नहीं रह गया है जो पहले समझा जाता था। बराबर हो गया ना। आप हमको हमारे गढ़ में हरा देते हो, हम आपको जाकर आपके गढ़ में हरा देते हैं। तो अच्छी बात है सर, मुकाबला दिलचस्प है और जनता के मुद्दों पर कम से कम बात हो रही है, तो जनता भी देख रही है कि पार्टियां क्या बात करें। त्यागी जी बहुत जल्दी से अपनी आखिरी बात रख दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं कोई चूक रहती है उससे सबक लेती है। वो समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता जो घर में बैठकर ट्विटर पर खेलता हो और भड़काने की बातें करता हो, समाज तोड़ने की बात करता हो। भाजपा समाज जोड़ने की बातें करती है, जनता के बीच रहती है, उनके दर्द को समझती है, उनके मन की बात सुनती है और समझती है, और उनके मन के अनुकूल जब काम करती है तो जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और 14 के बाद से मिल रहा है और लगातार मिलता रहेगा। चाकू तेज कर लो। अब वो सुनिए, आप जो है चाकू की तेज कोई नहीं कर रहा है तारिक साहब। आप डराने की योजनाएं बंद करो, जनता को समझने की बात करो। जनता अब समझ गई है, आप डराते थे, आप बहकाते थे, उन्हें भड़काते थे। अब जनता अमन चाहती है, सुकून चाहती है, तरक्की चाहती है और तरक्की का रास्ता भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आज भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर जनता चल रही है और जनता प्यार दे रही है। चलिए बहुत शुक्रिया त्यागी जी, आपका बहुत शुक्रिया, तारिक खान साहब आपका शुक्रिया, रजा रिजवी जी आपका शुक्रिया, और अशफाक हुसैन साहब जुड़े लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपका जुड़ने के लिए भी, माफी चाहेंगे आपसे संपर्क ना होने के कारण। लेकिन 4 MLC मुस्लिम विधान परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ये एक इतिहास हो गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है बीजेपी के। 2024 चुनाव बहुत नजदीक है, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होकर चुका है। अब ऐसे में जो समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लग रही है, इन आंकड़ों को देखकर उसमें कितनी कामयाबी पार्टी को मिल पाती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। अब कपड़े हो या आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी, रखें उनको सेफ 100% पाउडर कोटेड एंड CNC मशीन से तैयार मेट्रो अलमीरा के साथ, जिसमें है नंबर एंड सेफ्टी लॉक्स विद 15 इयर्स फुल वारंटी एंड लाइफ टाइम लॉक्स वारंटी। मेट्रो अलमीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अलमीरा के साथ। आकांक्षा दुबे की मौत को 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, ये आत्महत्या थी या फिर हत्या थी। हत्या थी तो इसके पीछे कौन है? समर सिंह अभी भी फरार है, पुलिस के हाथ खाली है। और उधर आकांक्षा के परिवार वाले, उसकी मां लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आकांक्षा दुबे को लेकर वाराणसी से बड़ी खबर, आकांक्षा की मां ने CBI जांच की मांग की है। योगी सरकार को खत लिखकर CBI जांच की मांग उठा दी है। आकांक्षा की मां मधु ने कह रही है पत्र में इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर CBI जांच की मांग की है। मां ने पुलिस पर हीला हवाली यानी कि लापरवाही का आरोप भी लगा दिया है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिया न्यूज के पास आ चुकी है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है खास, सरल शब्दों में हम जानेंगे। हमारे साथ क्रिमिनल के अच्छे लॉयर राहुल मिश्रा जी हैं। राहुल मिश्रा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खास है, क्या रिपोर्ट में आया है, सरल शब्दों में बताइए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार। सामान्यतः तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के जो इम्प्रेशन ड्रॉ किया जा सकता है वो यही है कि एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग जो डिराइव किया गया है उसमें कि टांगने के कारण मृत्यु, सांस और दम घुटने के कारण मृत्यु, ये डिराइव किया जा सकता है। और बहुत डिटेल में जाए तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें। लिगेचर मार्क्स हैं जो पीछे गर्दन की तरफ ड्रॉ किए जा सकते हैं, हाथ में चोट के निशान दिखाई देते हैं और बाकी विसरा प्रिजर्व की गई है शुरुआती जांच में और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट चेक किए जाने के लिए, उसकी फोरेंसिक जांच किए जाने के लिए ब्लड सैंपल वगैरह भी टेस्ट किया गया है। तो संदेहास्पद तो प्रतीत होती है और तब तक कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक कि विसरा रिपोर्ट ना आ जावे और जब तक कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग की रिपोर्ट